हेलो दोस्तों, इनक्रेडिबल एकेडमी रांची में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आपका मेंटर प्रभात रंजन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। और रांची में इनक्रेडिबल एकेडमी एसएससी जीडी 2024 के लिए जो भर्ती के लिए बहाली निकला हुआ है, उसमें हम एक पूरे नए तरीके से आपके लिए पूरा पाठ्यक्रम लेकर के आए हैं। और इस पाठ्यक्रम को हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपके लिए लेकर उपस्थित हैं। और यह स्पेशल क्लास एसएसजीडी 2024 में एडमिशन जो है वह खुला हुआ है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। इसमें आज हम बात करेंगे जो पाठ्यक्रम आपके लिए रखा गया है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी के लिए यह एक सुनहरा अवसर है और इसमें आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। काफी अच्छी इसमें सैलरी है और आपके लिए एक सुरक्षित स्थान इसमें हो सकता है अगर आप इसका सही ढंग से तैयारी करते हैं। इसके लिए प्रॉपर में आप गाइडेंस लेते हैं, तो हम आपको प्रॉपर वे में गाइडेंस देने के लिए पूरा इनक्रेडिबल एकेडमी का टीम आपके समक्ष हाजिर है। और इस टीम में जो लोग शामिल हैं वह इसमें जो भी आपके सिलेबस लगाए गए हैं उस सिलेबस के अलग अलग पाठ्यक्रमों को आपके समक्ष रखेंगे। और कई जो इसके मेंटर हैं इनक्रेडिबल एकेडमी के, वह आपको अलग अलग विषयों पर अपने अनुभव शेयर करेंगे और इसमें जहां कहीं भी आपको कठिनाई होगी उस कठिनाई को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में इसमें एडमिशन ले सकते हैं और आगे अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए, इसमें जो सिलेबस है आपका, उसमें 4 चीजें समाहित की गई हैं, इसमें शामिल है। पहला सामान्य गणित है, दूसरा रीजनिंग है, तार्किक क्षमता, तीसरा सामान्य ज्ञान है और चौथा सामान्य हिंदी है। तो ये जो भी एसएससी वगैरह की तैयारी करने वाले जो भी बच्चे हैं, तो चूंकि इससे आपका 3 चीजों से तो आपका हमेशा रिश्ता रहा है, सामान्य गणित है, तार्किक क्षमता है और सामान्य ज्ञान है। इन तीनों चीजों को आप जो है एसएससी की तैयारी में पढ़ते हैं। यहां थोड़ा आपको जो सामान्य हिंदी है उसमें एक्स्ट्रा समय लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ेगा और यह बहुत ही आसान है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी प्रतिदिन 1 घंटे का समय देते हैं तो यह सामान्य हिंदी को आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसमें कहीं ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कहीं कोई ज्यादा जटिलता नहीं है। और चूंकि आप दिन प्रतिदिन के जो दिनचर्या में जो शब्द यूज करते हैं, जो शब्द उपयोग में लाते हैं, उनको कैसे उपयोग में लाना है, उसका सही तरीका क्या है, अगर उसको आप ये देख लेते हैं तो सामान्य हिंदी आसानी से तैयार हो जाएगा। तो मैं प्रभात रंजन आज आपको सामान्य हिंदी के बारे में बताने जा रहा हूं कि इसमें क्या क्या सिलेबस में रखा गया है और इसको आपको तैयारी कैसे करना है। तो आप यहां जो है इस नंबर पर भी, जो आपको बोर्ड पर नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पर कॉल करके और जो भी जानकारी लेना चाहें वह जानकारी आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आज का जो यह डेमो सेशन है वह आपका सामान्य हिंदी के बारे में है। हिंदी में क्या क्या पाठ्यक्रम लगाए गए हैं, इस पाठ्यक्रम को हम देखेंगे और कैसे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, उसके लिए क्या क्या हमें करने पड़ेंगे और किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, इसको हम इसमें देखेंगे। तो आप चूंकि ऑफलाइन के लिए सीटें सीमित हैं, तो आप ऑफलाइन के लिए अगर ऑफलाइन में तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए अपना स्थान जल्दी से सुरक्षित करें ताकि आप समय रहते अपनी पूरे पाठ्यक्रम की तैयारी कर सकें और अपने इस तैयारी को अंजाम तक पहुंचा सकें और जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा कर सकें। तो चलिए, मैं प्रभात रंजन पुनः एक बार आपका इस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोडों में हार्दिक स्वागत करता हूं। अब देखिए, जो आपका एसएससी जीडी 2024 का जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें सामान्य हिंदी में क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप तैयारी करेंगे तो आपका बहुत सा समय बच जाएगा। बच्चे किताबें ले लेते हैं, मार्केट में व्याकरण की कई सारी किताबें पड़ी हुई हैं, उन किताबों में कई सारे जो है विषय दिए हुए हैं, कई सारे उसमें पाठ्यक्रम दिए हुए हैं,
लेकिन कुछ पाठ्यक्रम जो उसमें दिए गए हैं सिलेबस के अनुसार, वह उसमें आपको नहीं पढ़ना है। तो अगर वो बहुत सारी चीजें आप पढ़ने लगते हैं जिसका इस परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, तो आपका समय व्यर्थ जाता है। तो इसलिए आप पहले तो सिलेबस को देखें, इसके पाठ्यक्रम को देखें कि इसमें क्या क्या चीजें समाहित हैं, और उस पर हमें फोकस करना है। तो सामान्य हिंदी में आपका जो पहला टॉपिक लगा हुआ है वह संज्ञा है। और संज्ञा जानते हैं कि संज्ञा जो है किसी वस्तु, नाम, स्थान आदि के बारे में जब हम प्रयुक्त करते हैं तो उसे संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 5 भेद हैं। तो उन 5 भेदों में क्या क्या उसमें भिन्नता है, उसमें क्या क्या अलग है, ताकि उनका भेद किया गया है, तो इसको हम देखेंगे। संज्ञा के आप 5 भेद जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो यहां पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि संज्ञा के कौन कौन से 5 भेद हैं। क्योंकि यहां पर हम एक सामान्य पाठ्यक्रम को डिस्कस करने आए हैं, तो अभी उनके बारे में हम यहां पर कि कौन सा भेद है और इसके क्या क्या उदाहरण हैं, उसको हम यहां भी नहीं देखते हैं। लेकिन ये संज्ञा जो काफी आसानी से इसको पूरा किया जा सकता है, 5 भेद हैं, और इससे क्वेश्चन 1-2 पूछे जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन चूंकि यह बहुत इजी है और आपका बहुत ज्यादा समय भी नहीं लेगा, इसको आप 8, 9, 10th वगैरह में पढ़ चुके होंगे, तो इसमें कहीं ज्यादा कोई जटिलता नहीं है, आप आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। अगला जो आपका है वह दूसरा है सर्वनाम, जो संज्ञा के जो शब्द हैं उनके बदले में प्रयुक्त होता है, तो इसे सर्वनाम कहते हैं। और इसके भी 6 भेद हैं। तो यहां सर्वनाम कौन कौन से हैं? जैसे अगर सर्वनाम को आप देखेंगे तो मूल रूप से सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 यानी 11 है। लेकिन उन्हीं 11 मूल सर्वनामों से फिर उनमें कई सारे प्रसर्ग वगैरह लगा करके, आगे प्रत्यय वगैरह लगा करके, और उसमें जो है अनेक सर्वनाम बना दिए जाते हैं। और इस सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो 6 भेद क्या क्या है, उसके उदाहरण क्या क्या है, उदाहरण सहित और परिभाषा के साथ जब इसको देखेंगे तो आपको आसानी से ये चीजें जो समाहित हो जाएंगी आपके मन मस्तिष्क में, और इससे आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब अगला है वाक्य संशोधन। इससे क्वेश्चन ज्यादा होता है, इससे प्रश्न ज्यादा दिए जाते हैं। लिंग, वचन, कारक, काल और वर्तनी की शुद्धि करने के लिए किया जाता है। तो लिंग आप जानते हैं कि हिंदी में 2 लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और इसके बारे में भी प्रश्न दिए जाते हैं कि किस प्रकार से हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे। तो उसके लिए नियम है कि अगर किसी शब्द के अंत में अ है तो अ में क्या लगाएंगे, वहां या दीर्घई ह्रस्व या दीर्घ वाला जो आपका है ये, तो कहीं पर कुछ लगा करके प्रत्यय को, कहीं पर कुछ लगा करके हम जो है वह लिंग बनाते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रूढ़ हैं जिसमें ये काम नहीं करता है, तो उनके बारे में भी देखेंगे। जैसे अगर आपको उदाहरण दिया जाए लिंग में, तो अगर आपसे पूछा जाए कि विधुर, ये विधुर है, इस विधुर का जो है स्त्रीलिंग क्या है, क्योंकि यह विधुर पुल्लिंग है। और विधुर किसको कहा जाता है? जिस विवाहित व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो जाती है और व्यक्ति जीवित रहता है, वह पुरुष जीवित रहता है, तो उसको विधुर कहा जाता है। तो अब यहां से आपको पता चल जाएगा कि विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा, विधवा। क्योंकि विधवा उसे कहते हैं जिसका पति मर चुका हो, उस विवाहित स्त्री की जिसकी पति मर चुकी हो, उसको हम विधवा कहते हैं। तो विधुर का जो आपका स्त्रीलिंग होगा वह क्या होगा, विधवा। तो ये आपका जो है ऐसे करके हम क्या करते हैं, अब यहां पर कोई या वगैरह नहीं लगाना है कि विधुर से विधुरनी या विधुरिया, ऐसा कोई यहां शब्द नहीं बनेगा। तो कहीं पर ऐसे कुछ शब्द हैं जिनका अलग तरीके से स्त्रीलिंग बनता है। तो ये सब हम आप देखेंगे, और ये काफी आसान है। बहुत सारी चीजों आप प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रयोग के बाद जो है कई चीजों को आप भूल चुके होते हैं, उसका लगातार प्रयोग नहीं करते हैं। तो अगर यहां आप लगातार जब यहां पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो आप इन चीजों को आसानी से तैयार कर पाएंगे। इसके बाद अगला है क्रिया और क्रियाभेद। तो आप जानते हैं कि क्रिया का मतलब क्या होता है, करना,
कोई करता है या कर्म है तो वह जब भी कुछ कार्य करता है तो उस कार्य करने की जो क्रियाकलाप है, उसी कार्य करने को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो ये क्रिया देखेंगे, फिर इसके क्रिया के कई सारे भेद हैं। तो ये क्रिया और क्रिया भेद को देखेंगे, कौन कहां कर्ता के साथ कैसे लगता है, कर्म के साथ कैसे लगता है, कहां कैसे इसका उपयोग किया जाता है, और स्त्रीलिंग के साथ क्रिया में परिवर्तन होता है नहीं, अगर संज्ञा स्त्रीलिंग है, अगर संज्ञा पुल्लिंग है तो उसमें क्रिया में कैसे क्या परिवर्तन आते हैं, जैसे खाता है, खाना, पढ़ना, रहना, ये सब क्रियाएं हैं, क्योंकि आप ये चीजें काम कर रहे हैं। और ये क्रियाएं सजीव के साथ भी कुछ संपन्न होती है, निर्जीव के साथ भी होती है, लेकिन निर्जीव ज्यादा क्रिया नहीं करते हैं। तो फिर आगे क्रिया के भेद में पढ़ेंगे, कौन जो है वह सजीव के साथ प्रयोग होगा, कौन निर्जीव के साथ प्रयोग होगा। तो वो सब थोड़ा देखना पड़ेगा, और तब ये आसानी से इसमें जो भी है। और हम लोग इसके साथ साथ जो हमारी टीम है वह आपको इन विषयों के बारे में पढ़ाने के साथ साथ आपको इस पर कई सारे जो प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं, इस पर आधारित जितने प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी आपके समक्ष रखेगी। और यह आपको पीडीएफ फॉर्म में भी, जो ऑनलाइन में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो पीडीएफ फॉर्म में भी आपको मिलेगा। और आप इनक्रेडिबल एकेडमी का ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड करके और वहां पर जो भी हमारे प्रश्न उत्तर का जो सेशन है, जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है, उसको आप वहां से पूरा कर सकते हैं। तो इसके विषय में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इस इनक्रेडिबल एकेडमी के ऐप को भी गूगल स्टोर में जाकर के और डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से जो भी आपका जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को वहां से आप पूरा कर सकते हैं। और हमारे जो नंबर है, हमारे एकेडमी का जो नंबर है, उस पर आप कॉल करके भी अन्य सारी जानकारियां ले सकते हैं। क्या क्या कोर्स यहाँ अवेलेबल है, ऐप में क्या क्या कोर्स अवेलेबल है, उसका फीस क्या है, वो सब सारे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अगला है विशेषण। तो यह किसी भी चीज की विशेषता बताता है। अब एक आता है विशेषण में संज्ञा जैसे है, तो संज्ञा में आपका जैसे हरा, लाल, पीला, जो ये रंग है, ये सब संज्ञा में नहीं आते हैं। ये सब किस में आते हैं? विशेषण में आते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं, आप संज्ञा जब पढ़ेंगे तो कुछ कहां कौन से शब्द जो है वो संज्ञा के रूप में नहीं हो सकते हैं, उसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। क्योंकि वहां आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन संज्ञा नहीं है, या इसमें से कौन समूहवाचक संज्ञा का रूप है, कौन जो है भाववाचक संज्ञा का रूप है। तो वह वहां जब प्रश्न दिए रहेंगे तो उसमें से कौन समूहवाचक है, कौन भाववाचक है, कौन द्रव्यवाचक है, कौन व्यक्तिवाचक है, तो वो चुनाव करेंगे। तो जब पूरा पढ़ेंगे तो आसानी से उस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं वहां से। इसके बाद संधि है। तो संधि का मतलब यह है कि जोड़। जैसे हमारे शरीर में भी कई सारे ज्वाइंट हैं, दो हड्डियों का जोड़ है, तो वैसे ही यहां संधि, तो यानी कुछ ऐसे अक्षर या वर्ण समूह मिलकर के क्या बनाते हैं, वह एक साथ शब्द में जुड़े रहते हैं, उनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। तो जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर के कुछ शब्द बना देते हैं तो वह संधि कहलाते हैं। और संधि के भी अपने कई सारे रूप हैं, जैसे दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि। तो इसके भी संधि के आप देखेंगे 5 प्रकार हैं। और अ मिलकर के आ बना दे रहे हैं, और हर्ष ई मिलकर के जो है दीर्घ ई बना दे रहे हैं। तो ऐसे करके इसके कई सारे नियम हैं, जो उन नियमों को हम एक एक करके पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से हम अपनी तैयारी कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहां पर ये संधि पढ़ना है। उसके बाद समास है, छह प्रकार के समास हैं, और इसमें भी कर्मधारय समास, द्विगु समास, ये सब जो आप पढ़ते हैं, तत्पुरुष समास, तो ये जो है द्वंद्व समास, तो ये सब समासों के अलग अलग प्रकार हैं। समास के भी 6 हैं। तो ये आप वहां समास देखेंगे। समास होता क्या है? तो समास का मतलब है समास, यानी इसमें दोनों पद जो है वह या तो समान होंगे, दो पद मिलकर के बने हुए होते हैं, या दोनों पद अगर मिले हुए हैं तो उससे पूरा का पूरा एक अलग अर्थ बन जाता है। जैसे अगर आपको कहा जाए समझने के लिए जलज, तो जलज जो है, जो जल में उत्पन्न हुआ है, तो अब इसको हम जलज को क्या कह सकते हैं? कमल। तो कमल को जलज। तो यहां पर
जो है समास में इस तरह की भी चीजें यहां पर दिखाई देती हैं। तो ये आप जब पढ़ेंगे तो आसानी से हो जाएगा, जब इसका उदाहरण दिया जाएगा, इसका परिभाषा दिया जाएगा, कौन कैसे आप पहचानेंगे, उसके पहचानने की विधि क्या है, तो यह बहुत ही आसान है, क्योंकि आपके प्रतिदिन के जो आपका लाइफ है, जो जीवन है, उसमें यह उपयोग में आता है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जब आपका यहां उस पर ध्यान दिलाया जाएगा तो आप आसानी से उन चीजों को पकड़ना शुरू कर देंगे और सीखना शुरू कर देंगे। तो यह है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आता है। तो रिक्त स्थान जो शब्द दिए गए हैं, इस पर प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो उसमें देखिएगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। कहीं संज्ञा हो सकता है, कहीं सर्वनाम की पूर्ति करना हो सकता है, कहीं विशेषण की पूर्ति करना हो सकता है। तो वहां जो दिए गए हैं आपका एक वाक्य, उसमें बीच में कुछ स्थान छोड़ दिए गए हैं, तो उसमें उन स्थानों को देखने के बाद, उन पूरे वाक्यों को पढ़ने के बाद कैसे आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा वर्ड यूज होगा, कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा, तो उसको आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद आपका ये मुहावरे हैं और लोकोक्तियां। तो मुहावरे आप डेली लाइफ में, लोकोक्तियां जो बहुत पहले से लोगों में कुछ उक्तियां प्रयोग में लाई जाती रही हैं, तो उनके बारे में देखेंगे कि लोकोक्तियां जो है वो कौन होती है, मुहावरे लोकोक्तियों में क्या अंतर है। ठीक है, जो बहुत पहले से लोगों के बीच में कुछ अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं को जब वहां प्रयोग किया जाता है तो वह लोकोक्ति कहलाता है। और मुहावरा कुछ जो शब्द हैं, कुछ जो वाक्य हैं, उनको एक अलग जो है रूपों में अभिव्यक्त किया जाता है, लाक्षणिक रूप में, तो वह मुहावरा होता है। जैसे 9 2 11 होना, तो 9 2 11 होना मतलब किसी का किसी स्थान से भाग जाना। तो ये जो सब आप देखते हैं ऐसे शब्द आते हैं, तो कौन उसमें मुहावरा है, कौन लोकोक्ति है, इसको पहचानेंगे कैसे, क्योंकि क्वेश्चन आपका प्रश्न जो है उसी तरह से रहेगा। तो ये सब पूरे के पूरे आपको बताए जाएंगे कि मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर है, इसको पहचानेंगे कैसे, कौन इसमें, बहुत सारे इसमें उदाहरण दिए जाएंगे, उन उदाहरणों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कौन इसमें लोकोक्ति है और कौन मुहावरा है। तो ये बहुत ही आसान है और काफी अंकदायी है। तो आप हिंदी की तैयारी हमारे साथ क्रेडिबल एकेडमी के साथ आप आगे बढ़ा सकते हैं, और आप अपने जो SSCGD का बैच है, उसमें जो 1 लाख से ऊपर वैकेंसियां हैं, उसमें आप अपना स्थान, अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। इसके बाद पर्यायवाची शब्द है। तो कई सारे शब्द हैं जिनके अलग अलग जो है वह रूप पाए जाते हैं, उनके अलग अलग शब्दों के रूप में उनका उपयोग किया जाता है। एक ही के लिए कई सारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, एक ही वस्तु के लिए, एक ही स्थान के लिए। तो ऐसे जो भी आपका है, तो उन पर्यायवाची शब्दों को हम देखेंगे, और कई सारे हैं। जैसे आपका बादल ही है, तो बादल है, तो बादल के लिए हम क्या का प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या पर्यायवाची शब्द उपयोग होते हैं। उसी तरह से इंद्र है, उसी तरह से गणेश हैं। तो जितने भी ऐसे हैं चीजें, उनके लिए कई सारे अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर सकता है, उनका सबका अर्थ एक ही निकलता है। पर्यायवाची का मतलब है कि वो सब जो है अलग अलग शब्द का प्रयोग हो रहा है, उसका अर्थ एक ही निकल रहा है, वो एक ही चीज को इंगित कर रहा है, तो वह होता है पर्यायवाची शब्द। तो इसमें ज्यादा नहीं, कम से कम 200-250 जो लगातार बार बार पूछे जाते हैं, उनको आप देख लीजिएगा, और उनके 2-3, ज्यादा नहीं, कई कई के जो है 5-5 7 जो है वो आपके पर्यायवाची शब्द मिलते हैं। लेकिन आप 2 से 3 याद कर लीजिएगा तो आपको आसानी हो जाएगा, और वह प्रयोग में आता है। आप जब उसको पढ़ेंगे हमारे साथ तो देखेंगे कैसे हम उन चीजों को पकड़ सकते हैं कि इसका पर्यायवाची क्या होगा। और चूंकि वहां तो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आपको लिखना नहीं है, तो आसानी से पकड़ में आ जाएगा। इसके बाद विलोम शब्द है। तो विलोम शब्द भी कई प्रकार से बनाए जाते हैं। तो वह विलोम शब्द हम कैसे चुन सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, और वहां जो दिए गए विकल्प हैं उसमें से विलोम शब्द को कैसे पकड़ सकते हैं, ये पूरी की पूरी आपको तकनीक बताई जाएगी, उसके बारे में पूरा आपको बताया जाएगा। तो इससे आप उन विलोम शब्दों को पकड़ सकते हैं, और आसानी से आप अपने अंक को बढ़ा सकते हैं, परीक्षाओं में अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। और एक एक नंबर से यहां पर आपका सफलता मिल सकता है, एक नंबर से, और एक नंबर से सफलता रुक भी सकता है। तो इसलिए आप इन चीजों को इग्नोर नहीं करें, और इस पर अपना पूरा का पूरा आप ध्यान फोकस करें, और अपने आगे भविष्य को सुरक्षित करें। और
अगला है आपका जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द देख रहे हैं, तो यह कोई बड़ा वाक्यांश रहता है, वाक्य का एक अंश दिया हुआ रहता है, उसके लिए जो है एक छोटा जो है शब्द या पद का प्रयोग करना पड़ता है। तो उसको जो है आप कैसे देखेंगे, तो कई सारी चीजों का आप उपयोग करते हैं। जैसे जो पढ़ना नहीं जानता है उसके लिए हम क्या वर्ड का उपयोग करेंगे एक शब्द में। जो कुछ जो किसी चीज के बारे में विज्ञ नहीं है, उसके बारे में उसको कुछ जानकारी नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जैसे उसके लिए अनभिज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और वह जो कभी शत्रुओं से पराजित नहीं हुआ, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो एक शब्द में अजात शत्रु। तो ऐसे जो है कई सारे वाक्यांश के लिए एक एक शब्द का प्रयोग होता है। तो वह कौन के लिए क्या प्रयोग होगा, कुछ के बारे में तो आप जानते होंगे, आपको जब याद दिलाया जाएगा तो आप तुरंत याद हो जाएगा, और कुछ के लिए थोड़ा अभ्यास करना जो है जरूरी है। तो वो अभ्यास के लिए भी आपको हम ऐप में वो सारे सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। तो आप वहां ऐप में जा करके और बहुत सारे जो प्रश्न हैं उनका उत्तर खोजने की कोशिश कीजिए। वैकल्पिक बहुवैकल्पिक रूप में ही आपको प्रश्न उपलब्ध कराए जाएंगे, और वो जो प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आपके लिए ज्यादा वो लाभदायक होगा, उपयोगी होगा। तो इसमें इसकी पढ़ाई के साथ साथ आपको एक काम और भी करना है कि आपको अधिक से अधिक अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। ये आपके लिए काफी ज्यादा जो है वह उपयोगी साबित होगा, आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके बाद अपठित गद्यांश हैं। तो अपठित गद्यांश जो है वह आपके जो कंप्रिहेंशन आप जानते हैं, तो वह एक बड़ा सा जो है 150-200 शब्दों में किसी भी टॉपिक से लेकर के, जैसे गांधी के बारे में, प्रेमचंद के बारे में, या किसी धर्म वगैरह के बारे में, किसी दर्शन के बारे में, वो पूरा का पूरा एक जो है पैराग्राफ रहेगा, और उस पैराग्राफ में कई सारे जो है चीजें समाहित होती हैं, उसमें से कई सारे प्रश्न निकलते हैं। तो वहां जो वह आपका गद्यांश दिया हुआ रहेगा, उसी के नीचे कुछ प्रश्न बनाए हुए रहेंगे और उसमें विकल्प भी दिए रहेंगे। तो आप ऊपर जब गद्यांश पढ़ेंगे तो उन्हीं से जो है आपको गद्यांश पढ़ने के बाद उसका क्या सही उत्तर होगा, उसी गद्यांश में छिपा हुआ होता है। तो अगर पहले आप प्रश्न पढ़ें, पहले प्रश्न पढ़ लें एक बार, उसके क्या क्या विकल्प दिए गए हैं, और उन प्रश्नों को माइंड में एक दो बार पढ़ने के बाद आपका वहां माइंड में आ जाता है, उसके बाद तब आप अगर गद्यांश पढ़ते हैं और जैसे ही आपको लगता है कि ये तो हमने प्रश्न पढ़ा था, इसका उत्तर लग रहा है कि यहां है, तो उसको छोड़ जो है आप पेंसिल से हल्का मार्क कर दें, और फिर इन सारे जब जो 4-5 प्रश्न इसमें दिए गए हैं गद्यांश से, उसको वहां आप गद्यांश में देखें और वहां अंडरलाइन कर दिए। उसके बाद उस पर फोकस कीजिए कि ये गद्यांश में यहां पर जो अंडरलाइन किया है उसमें क्या कह रहा है और इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ये आसानी से निकल जाएगा और इसमें गलत होने की संभावना नगण्य है। तो यहां से आप पूरे इसको प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। और इसके बाद ये रचनाएं और रचनाकार, तो हिंदी साहित्य में कई जैसे नाटक लिखे गए हैं, उपन्यास लिखे गए हैं, कई सारे महत्वपूर्ण एपिक्स यानी महाकाव्य वगैरह लिखे गए हैं। तो उनके रचनाकारों के बारे में आपको हिंदी साहित्य के जो मूर्धन्य जो हमारे रचनाकार हुए हैं और उन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी हैं, तो जो भी महत्वपूर्ण मूर्धन्य रचनाकार हुए हैं उनकी क्या क्या जो है वह रचनाएं हैं उसके बारे में आपको ये बताया जाएगा। और जैसे अगर हिंदी साहित्य में देखें तो हिंदी साहित्य बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। हिंदी जो है 19वीं शताब्दी में विकसित हुआ है, खड़ी बोली से इसका विकास हुआ है 19वीं शताब्दी में, और इसके पहले ये पुरानी हिंदी के रूप में था। अगर आप इसका इतिहास देखेंगे हिंदी का, तो इसके पहले रचनाकार जो महत्वपूर्ण है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। माना जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही जो है वह हिंदी साहित्य का विकास शुरू होता है। और हिंदी साहित्य का विकास भी, या हिंदी साहित्य जो है वह कहां से, नाटकों वगैरह से। नाटक में सबसे पहले हिंदी दिखाई देता है, नाटक के बाद फिर कहानियां, फिर उपन्यास, और फिर इसमें जो है वह पद्य लिखे जाते हैं, महाकाव्य, काव्यों की रचनाएं की जाती हैं। तो जो वहां भारतेंदु हरिश्चंद्र का देखेंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ज्यादा क्या लिखा, काव्य कुछ नहीं लिखा, उन्होंने कुछ नाटक लिखे हैं। और जो नाटकों के बारे में आप जानते होंगे, उसका सुने होंगे नाम, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो अंधेर नगरी सबसे ज्यादा ये मंचन किया जाता है, और जिसके बारे में आप कहीं कहीं कई बार कुछ चीजों को देख करके वहां वह उसका उल्लेख करते हैं कि अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा।
तो यह उसी का एक लाइन है। एक वहां जो नाटक का पात्र है वह इसको बोलता है। तो वो रचनाओं के बारे में, रचनाकारों के बारे में जानेंगे तो उनका तो कुछ इंपॉर्टेंट नाटक, इसके बाद भारत दुर्दशा वगैरह है, तो वो और उनके समय में, तो इसको कई कालों में विभाजित करके देखा जाता है। तो हम आपको काल के साथ, जैसे भारतेंदु काल है, उसके बाद आपका छायावाद वगैरह का युग है, उस छायावाद से पहले द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग के बाद छायावाद है, उसके बाद प्रयोगवाद है। तो उधर काव्य के क्षेत्र में जो हो रहा है, कहानियों में जो परिवर्तन हो रहा है अलग अलग समय में, तो उसमें जो महत्वपूर्ण हमारे हिंदी के मूर्धन्य रचनाकार हैं, उनकी क्या क्या रचनाएं हैं कहानी के क्षेत्र में, उनका जीवन निबंध के क्षेत्र में, तो वो आपको बता दिया जाएगा। उसका पूरा एक जो है मैटर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसको आपको थोड़ा अभ्यास करके, और हम लगातार अभ्यास करा देंगे, और उसका एक सीक्वेंस है। हम वैसे करके नहीं करेंगे कि यहां से कहीं से उठा लिया, हम एक एक करके ऊपर चलेंगे। 1850 के दशक से, जब भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में उनके नाटकों के द्वारा हिंदी साहित्य का कह सकते हैं कि अभ्युदय हुआ, तो उसी हिंदी में वहां से आगे चल करके अलग अलग युग में कौन कौन महत्वपूर्ण रचनाकार हुए और उनकी क्या क्या रचनाएं हैं। तो हम जब वैसे कालखंड में बांट लेंगे, तो आप पहले एक काल के महत्वपूर्ण कवि या जो रचनाकार हैं उनको याद कीजिए, और फिर उनकी रचनाओं को याद कीजिए जो इंपॉर्टेंट है। उसके पहले भी कुछ जैसे रचनाएं हैं उनको, हालांकि वो दूसरी भाषाओं में लिखे गए हैं, जैसे अब कभी कभी जैसे हमारे सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, तो तुलसीदास की जो रचनाएं हैं जैसे रामचरितमानस है, तो वो अवधि में लिखी गई है। लेकिन उनके बारे में भी जो काफी मशहूर रहे और हमारे ऊपर काफी वो प्रभाव डालते हैं, तो उन रचनाओं के बारे में भी जान लेना जरूरी है। जैसे रामायण है, तो रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था, और वो रामायण संस्कृत में लिखी गई है। फिर बाद में उसका कई जगहों पर अलग अलग जो है भाषाओं में अनुदित किया गया, और उसमें कुछ चीजें बदल भी दी गई। जैसे बंगाल का रामायण है, तो उसको कृतिवास ने लिखा। तो ऐसे कई चीजें हैं जिसको आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी जान लेना है, और वो सारी चीजें आपको यहां करवाई जाएंगी। तो आशा है कि आप जो है ये पूरे सिलेबस को देख रहे होंगे। इसको पूरा देखिए, सिलेबस को, इसको समझिए, इसको जानिए, और इस पर आप अपना कार्य आगे बढ़ाना शुरू कर दीजिए। तो यह आपके लिए ज्यादा उपयोगी साबित होगा, ज्यादा लाभदायक साबित होगा। तो यह है पूरा सामान्य हिंदी का सिलेबस, और मैं प्रभात रंजन अभी तक इस सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कस कर रहा था, और आगे एक एक करके आपको जो भी यहां पर पाठ्यक्रम में सिलेबस में लगे हुए टॉपिक हैं उस सारे टॉपिकों को हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप हमारा वीडियो वॉच कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।